तो फॉलोइंग आर मुगल्स, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि मुगल्स के हमने दो एम्परर्स के बारे में डिस्कस किया था, वॉज बाबर एंड हुमायूं। और हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में ही एक सेपरेट डायनेस्टी हमने पढ़ी थी विच वॉज द सूर डायनेस्टी। ठीक है, सूर डायनेस्टी के हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी। अब हम हमारे मुगल्स के ही आगे पढ़ेंगे विच वॉज, अब हुमायूं के सक्सेसर से हम लोग इस सेशन में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन था हुमायूं का सक्सेसर? यस, ही वॉज नन अदर देन अकबर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, मुगल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यही रहा है। अकबर की पॉलिसीज और अकबर के जो भी डिसीजन थे उसने ही मुगल्स को इंडिया में कंसोलिडेट किया था। ठीक है, पावर को कंसोलिडेट किया था। हुमायूं ने जितनी स्ट्रगल की, ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर जितना भी किया, वो भागना भी पड़ा, ये सब किया, अकबर ने अब उस टाइम पीरियड को उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। तो अकबर 1556 टिल 1606 तक का इनका टाइम पीरियड है। 1542 में इनका बर्थ हुआ था अमरकोट में। ये वही जगह है जहाँ पे हुमायूं ने क्या लिया था, हुमायूं फ्लड किया था, भागा था, छुपा था यहाँ पे। ठीक है, तो अकबर के फैमिली ट्री के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, सो फादर वॉज हुमायूं। ठीक है, हुमायूं इनके फादर हैं एंड मदर वॉज हमीदा बानो बेगम। ठीक है, और इनके इन दोनों से अकबर हुए एंड अकबर को संभाला किसने? अकबर की जो केयर टेकर थी विच ही वॉज महामंगा। अगर आपने योधा अकबर मूवी देखी है तो आपको ये नाम उसमें थोड़ा सा रिलेट आप कर पाओगे। ठीक है, एंड हिज प्रोटेक्टर वॉज बैरम खान। प्रोटेक्टर ऑफ, यहाँ पे क्या मतलब होता है प्रोटेक्टर का, कि भाई अकबर को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखाना, ठीक है, वॉर टैक्टिक्स के बारे में सिखाना, जो भी चीज़ें एक एम्परर को सीखनी ज़रूरी हैं। जैसे हमने चाणक्य के बारे में डिस्कशन किया था एंशियंट हिस्ट्री में कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया, ऐसे ही बैरम खान ने वो रोल अदा किया अकबर के लिए। वॉर टैक्टिक्स सिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, कैसे एक राजा को रूल करना चाहिए, सुल्तान को बैठना चाहिए, ठीक है, अपने लोगों को कैसे संभालना है, वो बैरम खान ने ही इनको इंस्ट्रक्शंस दी थी। तो अकबर का रियल नेम क्या था? अकबर का रियल नेम था बदरुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन। ठीक है, जिसको जलाल भी इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, टाइटल जो इन्होंने लिया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, ये अकबर इनका इनिशियल नेम नहीं था। ठीक है, दिस अकबर टाइटल, ये जो अकबर नाम आगे आप देख रहे हो, ये अपने आप में एक टाइटल है। ठीक है, ये अपने आप में एक टाइटल है जो किसने दिया था? वो इनको बैरम खान ने ही दिया था, इस ओन प्रोटेक्टर। ठीक है, अकबर ने इन रिटर्न बैरम खान को एक टाइटल दिया था विच वॉज खाने खाना। ठीक है, ये टाइटल हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप मुझे बताओ कि आपने कहाँ ये टाइटल सुना था? आपने किसी वीडियो में सुना होगा। अकबर ने बैरम खान को खाने खाना टाइटल दिया था। ठीक है, एंड कब दिया था? व्हेन अकबर का कोरोनेशन हुआ था। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है? जब इनको राजगद्दी मिली, जब इनको सुल्तान बनाया गया, जब इनको राजा बनाया गया, उसको कहते हैं कोरोनेशन। ठीक है, बैरम खान डिड द कोरोनेशन ऑफ अकबर एट गुरदासपुर पंजाब। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इनका अकबर का कोरोनेशन किया था। अब हिस्ट्री की सबसे दूसरी मेजर जो बैटल हुई वो थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अकबर के ग्रैंडफादर विच वॉज बाबर, ठीक है, बाबर ने लड़ी थी इब्राहिम लोधी के साथ इन द ईयर 1526। ठीक है, साथ साथ रिविजन भी करवा रहा हूँ। अकबर ने उसी का ही सेकंड वर्जन, दैट इज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, लड़ी इन द ईयर 1556। ठीक है, किसके अगेंस्ट लड़ी? अगेंस्ट हेमू। ठीक है, हेमू के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर विनिंग द ग्वालियर एंड आगरा, ठीक है, हेमू ने अपने आप में ग्वालियर और आगरा का एरिया कैप्चर किया हुआ था पानीपत की लड़ाई से पहले। इन दोनों एरिया को कैप्चर करने के बाद हेमू ने एक अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य 14। ठीक है, विक्रमादित्य टाइटल्स आपने शुरू में पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताओगे हु वॉज द फर्स्ट किंग टू अडॉप्ट द टाइटल विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य टाइटल अडॉप्ट किया था, वो आप अपने नोट्स में यहीं पर लिखोगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट रूलर था जिसने ये टाइटल लिया, जिसने लास्ट बार विक्रमादित्य टाइटल लगाया, वो नन अदर देन हेमू ही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं हिस्ट्री में विक्रमादित्य टाइटल वाले कितने एम्परर हुए हैं, वो हुए हैं टोटल 14th, एंड द 14th वाज हेमू। फर्स्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क है। तो हेमू के अगेंस्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, अकबर ने लड़ी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेमू डिड नॉट एक्सेप्टेड अकबर एज दी बादशाह। ठीक है, इन्होंने अकबर को बादशाह एक्सेप्ट नहीं किया, अकबर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया मुगल्स के खिलाफ। ठीक है, नोट, हेमू इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ मुगल रीजन। ठीक है, इनको नेपोलियन ऑफ मुगल रीजन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिस्पाइट
मुगल्स का इतना बड़ा एरिया कि मुगल्स के पास आर्मी है, मुगल्स बहुत सारे एरियाज को अनेक्स कर रहे हैं, उसके बावजूद हेमू ने आगरा का एरिया कैप्चर किया, ठीक है, हेमू ने ग्वालियर कैप्चर किया। तो ये मुगल्स के अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ इंडिपेंडेंटली जीत रहा था छोटे छोटे किंगडम्स के साथ। बट इन द एंड, इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ही लॉस्ट टू अकबर, ठीक है, अकबर से इनको हारना नसीब हुआ। अब अकबर की ही अगर हम बात करें तो आपने अगर मूवी जोधा अकबर देखी है, मैं फिर से रेफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग सीन था वो इसी बैटल से स्टार्ट हुआ था। बैरम खान, क्योंकि अकबर उस टाइम ही वॉज ऑफ द एज 13 और 14, तो बैरम खान ने ही अकबर के बिहाफ पे ये फाइट को लीड किया था, ठीक है। तो बैरम खान की डेथ कैसे होती है? बैरम खान की डेथ होती है इन द ईयर 1561, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ डिसएग्रीमेंट हुए हैं, आपने उसमें भी देखा होगा, ठीक है। डिसएग्रीमेंट क्या हुए? क्योंकि अकबर जो था इसकी शुरू से फिलॉसफी रही है ओपन फिलॉसफी, ठीक है। ही वॉज ऑफ टॉलरेंट नेचर, के बारे में हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। ये पहले क्या होता था, जब कोई रूलर दूसरे को हारता था तो वो हारने वाले रूलर का या तो गला काट देते थे या उसको मार देते थे, ठीक है। अकबर ने ये चीज करने से मना कर दी एंड बैरम खान ने अकबर को बोला कि ये नहीं हो सकता, ठीक है, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इस बेसिस के ऊपर जो डिसएग्रीमेंट हुए, इस डिसएग्रीमेंट को लेके अकबर आउस्टेड, आउस्टेड मतलब निकाल दिया गया, अकबर आउस्टेड बैरम खान। अकबर ने उनको सारी पोजीशन से रिलीव कर दिया, ठीक है, और उनको बोल दिया कि आप राजपाट छोड़ के हज की यात्रा में निकल जाइए, ठीक है, मक्का मदीना की तरफ निकल जाइए, अब आपका राजघराने से कोई लेने देना नहीं है। तो वाइल ही वॉज ऑन हिज वे, बैरम खान वॉज किल्ड बाय पठान ऑफ गुजरात बाय जनरल ऑफ हेमू, ठीक है, हेमू के ही जनरल ने इनको मार दिया था रास्ते में जाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट और कौन कौन से वॉर्स रहे हैं अकबर की लाइफ में? सो पहला वॉर था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड वॉर जो अकबर ने लड़ा दैट वाज द गोलकोंडा वॉर इन 1564। इसके अगेंस्ट ये अकबर के ही एक जनरल हैं, ठीक है, असफ खान वर्सेस रानी दुर्गावती, ठीक है। बिकॉज दिस एरिया वाज फेमस फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स एंड पावर ऑफ दुर्गावती। दुर्गावती जो हैं ये भी बहुत फेमस लेडी किंग रही हैं, ठीक है। इनको रानी झांसी से पहले झांसी की रानी से रिजेंबल किया जाता था। क्यों? क्योंकि मुगल्स के होते हुए इन्होंने भी काफी सारे एरियाज को जीता हुआ था एंड शी वॉज नोन एज दी क्वीन ऑफ गोलकोंडा, ठीक है, काफी करेजियस लीडर ये रही हैं। बट शी रिफ्यूज्ड द मुगल सॉवरेनिटी एंड इट इज नोन फॉर अ स्ट्रगल विद द मुगल्स। इन्होंने कभी भी मुस्लिम्स को या मुगल्स को अपना बादशाह नहीं माना और उसके अगेंस्ट ही ये लड़ाई हुई है। तो गोलकोंडा वॉर में असफ खान लेड द आर्मी ऑफ अकबर अगेंस्ट रानी दुर्गावती और इसमें भी जीता कौन? अकबर वॉन, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ मेवार इन द ईयर 1568, अकबर वर्सेस उदय सिंह, ठीक है। ही वॉज द फादर ऑफ महाराणा प्रताप। उदय सिंह कौन है? जो महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनके फादर। दिस वॉज द फर्स्ट बैटल इन विच अकबर टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन। इससे पहले अगर वॉर देखे तो असफ खान ने लीड किया, उससे पहले अगर वॉर देखे तो बैरम खान ने लीड किया, ठीक है। ये पहला वॉर है जिसने अकबर ने बादशाह होने के नाम पे खुद एक्टिवली बैटल फील्ड में कदम रखा था एंड रिजल्ट वॉज अगेन अकबर वन, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन ऑफ द विक्ट्री अकबर बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी। इस विक्ट्री पे जब इन्होंने राजा उदय सिंह को हराया, ठीक है, जब राजा उदय सिंह को इन्होंने हराया, उसकी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए अकबर बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी। ये फतेहपुर सिकरी सिटी आज भी है, आगरा से कुछ 23 किलोमीटर अवे है, ठीक है। एंड इन 1571 मेड दिस प्लेस एज हिज कैपिटल। आगरा जो सिटी है, आगरा सिटी किसने बनाई? वो हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनाई। आगरा से ही कुछ 23 किलोमीटर अवे एक नई सिटी बनाई गई विच वॉज फतेहपुर सिकरी। ये सिटी अकबर ने बनाई एंड अकबर ने इसको अपनी कैपिटल भी घोषित किया। कैपिटल घोषित करने का मतलब अगेन अकबर जो भी काम करता था, अकबर का जो भी थ्रोन था, जहाँ वो बैठता था, वो सब यहीं से वो काम करता था। नेक्स्ट बैटल इज द बैटल ऑफ गुजरात इन द ईयर 1572, अकबर अगेंस्ट मुजफ्फर शाह, ठीक है। आफ्टर दिस विक्ट्री ऑफ द बैटल अकबर सॉ द सी कोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेट पोर्चुगीज फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि गुजरात एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी गुजरात स्टेट में ही है। अकबर ने पहली बार कोस्टल एरिया यहाँ पे विजिट किया था एंड यहीं पे अकबर ने पोर्चुगीज से भी पहली बार मुलाकात की थी। क्यों? क्योंकि अगर हम अब ईयर पे फोकस करें, 1491 में वास्को डिगामा आ गया था इंडिया, ठीक है, इंडिया आ गया था। उसके बाद से पोर्चुगीज वगैरह भी इंडिया में आने शुरू हुए। देन अकबर ने गुजरात में ही सबसे पहली बार पोर्चुगीज मीटिंग की थी। देन नेक्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट वॉर इज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये हुआ था अगेंस्ट महाराणा प्रताप, दिस सफ खान एंड मानसिंह। महाराणा प्रताप जिनके फादर से अकबर एक्टिवली लड़ चुके हैं,
उनके बेटे ने उस चीज़ का बदला लेना चाहा। अकबर की तरफ से कौन-कौन थे? अकबर नाउ हैड एलाइज़, अकबर के अब एलाइज़ बन चुके थे और उनमें से उनके राजपूत अलायंस भी थे, ठीक है? अकबर हैड राजपूत अलायंस आल्सो इन द नेम ऑफ मान सिंह एंड अकबर की आर्मी को कौन लीड कर रहे थे? असफ खान। इट इज़ सेड दैट महाराणा प्रताप लॉस्ट दिस बैटल बट ही वाज़ सक्सेसफुल इन फ्लीइंग विद द हेल्प ऑफ हिज हॉर्स चेतक, ठीक है? ये ट्रेडिशन पहले चलता आता था कि जो भी किंग, जो भी एम्परर जो हारा है, हू लॉस्ट द बैटल, उसको कैप्चर कर लिया जाता था, ठीक है? उसको कैप्चर कर लिया जाता था। बट महाराणा प्रताप ये वॉर हारने के बावजूद भी मुगल्स के कब्जे में नहीं आए, ठीक है? कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं किया और अपने घोड़े, जिनका बहुत ही फेमस नेम है चेतक, उस पे बैठ के ये उनकी सेना से फरार हो गए, ठीक है? कभी भी इन्होंने मुगल्स के सामने बाउ डाउन नहीं किया। एंड नेक्स्ट बैटल इज बैटल ऑफ असीसगढ़ वर्सेस मिरन बहादुर। दिस वाज द लास्ट एक्सपेडिशन ऑफ अकबर। ये अकबर की लाइफ का लास्ट वॉर है जहाँ पे अकबर ने अपने आप किंगडम को थोड़ा सा और अनेक्स करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, ठीक है? तो कौन कौन सी वॉर्स अकबर ने लड़ी हैं एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? तो जो पहला वॉर है वो है पानीपत। पानीपत का भी सेकंड वर्जन, ठीक है? पानीपत का सेकंड वर्जन। देन गोलकोंडा अगेंस्ट दुर्गावती। देन मेवाड़ अगेंस्ट उदय सिंह। देन गुजरात, ठीक है? देन हल्दी घाटी और लास्ट जो एक्सपेडिशन रहा है सीसगढ़, ठीक है? अब हम अकबर के कुछ रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बात करते हैं। वाई अकबर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर फॉर मुगल डायनेस्टी। ये सिर्फ अपने वॉर्स के लिए फेमस नहीं थे, ठीक है? वॉर्स तो इनके थे ही इंपॉर्टेंट, ये अपनी पॉलिसीज को लेके भी बहुत फेमस रहे हैं, जिसमें से पहली पॉलिसी है रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है? रिलीजियस पॉलिसी इनकी बहुत फेमस रही है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है कि अकबर वॉज द मोस्ट टॉलरेंट एम्परर। टॉलरेंट एम्परर का मतलब यहाँ क्या है? आप इसको सेक्युलर भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दूसरे रिलीजन के बारे में भी सोचते थे। दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ, जो उनके धर्म गुरु थे, उनके साथ उठना बैठना, नॉलेज शेयर करते थे, ठीक है? एंड ही वॉज ओपन रिगार्डिंग एवरी रिलीजियस ट्रेडिशन ऑल्सो। इन्होंने कोई फेस्टिवल बैन नहीं किया, कुछ इस तरीके का नहीं किया कि दूसरे रिलीजन को हार्म हो। तो रिलीजियस बिलीफ की बात करें, एक सूल्ह कुल करके इन्होंने जगह बनाई फतेहपुर सिकरी में, ठीक है? यहाँ पे एक इबादत खाना है, दिस इज द इबादत खाना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अकबर हेल्ड रिलीजियस अफेयर्स विद ऑल रिलीजियस पीपल, ठीक है? ये एक जगह है इबादत खाना, यहाँ पे दूसरे धर्म गुरु के लोगों को बुलाया जाता था और अकबर उनके साथ बातचीत किया करते थे, उनके रिलीजन के बारे में डिस्कशन करते थे, ठीक है? इसको कहा जाता है सुलह कुल। देन ही ओन, खुद ही इन्होंने एक अपना रिलीजन भी बनाया विच वॉज दीन इलाही, ठीक है? उन्होंने एक अपना रिलीजन भी बनाया दीन इलाही। ये रिलीजन अकबर ने ही फाउंड किया एंड इट वाज अ मिक्स्ड रिलीजन। इस रिलीजन की क्या क्या पॉलिसीज थी? ये रिलीजन लिबरल था। लिबरल मतलब ये ऐसा नहीं था कि किसी के ऊपर इम्पोज करना है, किसी को फोर्सफुल कन्वर्जन करवाना। इट वॉज ओपन रिलीजन, ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन था, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए बात करते थे, ठीक है? एंड कौन कौन इनके वो बने फॉलोअर, कौन थे? अब्दुल फजल, ठीक है? फॉलोअर थे। फर्स्ट एंड ओनली हिंदू वॉज बीरबल, ठीक है? हिंदू जो इनके फॉलोअर बने वो थे बीरबल। बीरबल वॉज द फर्स्ट फॉलोअर एंड द ओनली फॉलोअर ऑफ अकबर्स रिलीजन दीन इलाही, ठीक है? और अकबर के कौन कौन से रिलीजियस बिलीव्स थे? ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन, मैंने आपको बताया है। क्रिश्चियंस के लिए इन्होंने आगरा एंड लाहौर में चर्च भी कंस्ट्रक्ट करवाए। जैन गुरुज के लिए हरि गुरु वीर जगत गुरु, ठीक है? हिंदू वल्लभाचार्य जयपुर एंड बिहार को इन्होंने लैंड डोनेशन किया। सिख के लिए जो फोर्थ गुरु थे गुरु रामदास जी, उनको इन्होंने लैंड भी डोनेट किया अमृतसर में, ठीक है? 500 बीघा लैंड इनको अमृतसर में डोनेट भी किया गया, ठीक है? तो ये थी अकबर की कुछ रिलीजियस पॉलिसीज। अब अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज हमने पढ़ी, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स लिख देते हैं। टॉलरेंट, ठीक है? डोनेशंस की इन्होंने, कुल कुल, ठीक है? एंड दीन इलाही, ठीक है? और एक इन्होंने क्या बनाया? एक बनाया था इबादत खाना। अब कोई भी किंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? उसके पीछे रोल होता है उसके किंगडम का, ठीक है? उसके साथ जुड़े हुए लोगों का। तो ही हैड अ ग्रुप ऑफ नवरत्ना, ठीक है? इसके नवरत्न, इसके कोर्ट में जो 9 इंपॉर्टेंट लोग थे, उनकी वजह से भी अकबर एक बहुत अच्छे लीडर बन के सामने आए। कौन थे ये नवरत्ना? देर वर 9 पीपल, ठीक है? 9 जेम्स, इनको 9 जेम्स भी बोला जाता है, 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट, जिसमें से 5 वर मुस्लिम, अब्दुल फजल, मुला दो प्याजा, अबुल फैजी, हकीम हुमाम एंड, ठीक है? ये मुला दो प्याजा 2 बार आ गया यहाँ पे, रहीम दास है। एंड 4 वर हिंदूज, जिसमें पहले हैं बीरबल, देन टोडरमल, तानसेन एंड राजा
मान सिंह। तो कुछ इसमें से जो इम्पोर्टेंट हमारे नवरत्न हैं, उसके लिए हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लिए बीरबल, जिनका रियल नेम वॉज महेश दास। ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशरी, इनको जुडिशरी का हेड भी रखा गया। एंड इनको टाइटल जो है राजा, राजा बीरबल इनको कहा जाता है। ठीक है, के नाम के आगे राजा रखता है। ये राजा टाइटल वॉज गिवन बाय पर हिमसेल्फ। इनकी डेथ हुई 1586 में। ही वॉज अ मेन वजीर। ठीक है, वजीर वॉज द मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर को एडवाइस देना, पर्सनली इनके साथ रहते थे। ही वॉज किल्ड इन एन एम्बुश बाय यूसुफजाई ट्राइब ऑफ बहुत। नेक्स्ट आते हैं हमारे राजा टोडरमल। टोडरमल को आप इससे भी ध्यान में रख सकते हैं कि T3 टर्मिनल है ना दिल्ली में, T3। T3 क्यों? क्योंकि ही हैज सर्व्ड 3 किंग्स। ये 3 राजाओं के साथ रहे हैं उनके कोर्ट में। पहले थे हुमायूं, देन शेर शाह एंड देन अकबर। ठीक है, ये 3 राजाओं के साथ इनका तालमेल पूरा बना। टोडरमल क्यों फेमस है? क्योंकि टोडरमल फेमस थे अपने लैंड सिस्टम के लिए। ठीक है, ही सजेस्टेड द दहशाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। दहशाला सिस्टम क्या था कि हर 10 साल में 10 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। ठीक है, 10 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया लैंड का, उसके बेसिस पे उसका टैक्स कलेक्ट किया जाता था। किस टाइप का लैंड है, ठीक है, किस टाइप का लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, बैरन लैंड है, सेमी एग्रीकल्चर है, ये लैंड भी मैं आपको टाइप्स आगे बताऊंगा। उसके बेसिस पे उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाता था और अगले 10 साल के लिए उस टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टोडरमली सिस्टम। ठीक है, इस दहशाला सिस्टम को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। आगे चल के ब्रिटिशर्स जो इंडिया में हम आए, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स ने इन्हीं सिस्टम्स को पढ़ के, इन्हीं लैंड रेवेन्यू के सिस्टम्स को पढ़ के मॉडिफाई करके अपने नए लैंड रेवेन्यू के सिस्टम्स बनाए हैं। परमानेंट सेटलमेंट है, रेवतवाड़ी सेटलमेंट है या महलवाड़ी सेटलमेंट है, उनकी रूट्स, उनका ओरिजिन इन्हीं लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, टोडरमल ऑल्सो रेनोवेटेड द काशी ज्योतिर्लिंग। ठीक है, जो काशी टेम्पल है उनको रेनोवेट भी करवाया इन्होंने। एंड यूपी स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैज बीन नेम्ड आफ्टर टोडरमल। नेक्स्ट आते हैं राजा मान सिंह। ठीक है, वन ऑफ द मेन जनरल हु हेल्ड द एम्पायर एक्सपेंशन। राजा मान सिंह जो थे, इनके मिलिट्री एक्सपेंड जो जो भी मिलिट्री इनके वो होते थे, एनेक्शर्स होते थे, यहाँ पर भी ये जाके लड़ाई लड़ते थे या एरिया को एनेक्स करते थे। मान सिंह यूज टू लीड द बैटल। ठीक है, मान सिंह अकबर के बिहाफ पे बैटल को लीड करते थे। ही वॉज द मेन पर्सन बिहाइंड द एबोल्यूशन ऑफ जजिया टैक्स। अकबर ने जजिया टैक्स को क्या किया था? एबॉलिश किया था। पर किसके कहने पे एबॉलिश किया था? किया था राजा मान सिंह के। व्हाट वाज जजिया टैक्स? जजिया टैक्स क्या होता था? नॉन मुस्लिम्स को ये टैक्स पे करना पड़ता था अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, फॉर देयर सिक्योरिटी। आप इसको याद भी कर सकते हो, मान की जजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है, मान ने जजिया टैक्स को फंसा दिया, मतलब खत्म करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तानसेन। तानसेन जो है आपके, ही वॉज अ वंडरफुल म्यूजिशियन। ठीक है, आज भी इनका नाम चलता है। ही वॉज अ चीफ म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर। टाइटल इनको दिए गए कंठ भरन वाणी विलास बाय अकबर। कंठ भरन वाणी विलास बाय अकबर। हिज क्रिएशन, इन्होंने क्या क्रिएशन की? इन्होंने ध्रुपद का क्रिएशन किया है। ठीक है, ध्रुपद क्या है? ये एक तरीके का राग है ब्रिज लैंग्वेज में, ये ब्रज भाषा में इसका राग है। मियाँ की बेदी एंड मियाँ का सागर, ये भी तानसेन ने ही क्रिएट किया है। ठीक है, और इनका जो ओरिजिनल नेम है वॉज रामतनु पांडे। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके नवरत्न रहे हैं वो है अबुल फजल। अबुल फजल वॉज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अकबर। ठीक है, एंड अबुल फजल एल्डर ब्रदर ऑफ अबुल फजल। ठीक है, जो अबुल फजल हैं, ठीक है, इन्होंने अकबर की एक बायोग्राफी लिखी है विच इज आईने अकबर या आईने अकबरी भी कहीं कहीं पे बुक्स में मेंशन्ड है। और ये पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने इनकी बुक लिखी है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको कुछ इस बुक की थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगा जहाँ से आजकल क्वेश्चन बन रहा है। तो अबुल फजल जो है वो किसके हैं? आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी को लिखा अबुल फजल ने। कौन सी लैंग्वेज में लिखा? वो लिखा पर्शियन लैंग्वेज। आईने अकबरी वॉज अ थर्ड वॉल्यूम बुक ऑफ अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा एक बुक थी, उसकी थर्ड वॉल्यूम थी आईने अकबरी। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। नोट, अबुल फजल अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, इस अकबरनामा का पार्ट है आईने अकबरी। और ये आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी है अकबर की बायोग्राफी, अकबर के बारे में बताया गया है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अकबरनामा क्या है, अकबरनामा है इन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड। ठीक है, इन 5 पार्ट में अकबरनामा डिवाइडेड है, जिसमें पार्ट फर्स्ट इज मंजिल आबादी। जैसे आपने सुना होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है विच वॉज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं दिया हुआ,
इसमें राजा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी दिया हुआ है, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में भी दिया हुआ है, मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में भी दिया हुआ है, सोसाइटी के बारे में भी दिया हुआ है, और लोगों के वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें करनी हैं, राजा को क्या नहीं करनी है, वो सब दिया हुआ है। ऐसे ही अकबरनामा सिर्फ अकबर की लाइफ के ऊपर नहीं है, उसका एक पार्ट है विच इज़ आइन अकबरी, जो अकबर की पार्ट लाइफ को दिखाता है। अकबरनामा के अंदर 5 पार्ट्स आते हैं, जिसमें पार्ट 1 इज़ मंजिल आबादी। पार्ट 1 कंटेन्स इंपीरियल हाउसहोल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस, कि राजा को अपने राज दरबार को किस तरीके से मेंटेन रखना है। पार्ट 2 इज़ द सिपाह आबादी, जिसमें मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स के बारे में मेंशन्ड है। पार्ट 3 इज़ मुल्क आबादी, दिस टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द एम्पायर, अकबर के टाइम पे क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज थी, क्या इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन था, कंटेनिंग रेगुलेशंस फॉर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में भी यहीं पर मेंशन्ड है। पार्ट 4 contained information on Hindu philosophy, science, social customs and literature. Part 5th contains sayings of Akbar along with an account of ancestry and biography of the author. ठीक है, ऑथर की बायोग्राफी, अकबर की सेइंग्स, उनके एंसेस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पार्ट 5th में है। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबरनामा कंटेन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है, अकबरनामा कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। अकबरनामा सिर्फ अकबर की लाइफ के बारे में नहीं है, पूरे उसके एडमिनिस्ट्रेशन का बखियान इस बुक में मेंशन्ड है, अलॉन्ग विद आइन अकबरी विच वॉज द बायोग्राफी ऑफ अकबर, और ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। अबुल फजल, ही वॉज अ चीफ कोर्ट पोएट, ठीक है, अबुल फजल जो हैं ये चीफ कोर्ट पोएट भी रहे हैं। इन्होंने लीलावती जो बुक है जो भास्कराचार्य ने लिखी थी, इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। देन अब्दुल रहीम खान खाना, ही वॉज द सन ऑफ बैरम खान, ठीक है, जो बैरम खान जिनको अकबर ने एग्जाइल कर दिया था उनके बेटे हैं ये। इन्होंने तुजुके बाबरी को पर्शियन में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था, एंड उसका नाम बाबरनामा रख दिया था, ठीक है। द ओरिजिनल बुक्स नेम वॉज तुजुके बाबरी, आफ्टर कन्वर्जन इट वॉज नेम्ड बाबरनामा। तो बाबरनामा की जो लैंग्वेज है वो पर्शियन लैंग्वेज में। देन नेक्स्ट फ़कीर अज़ीउद्दीन, जिनको हकीम हुनन भी कहा जाता है, ही वॉज द चीफ ऑफ रॉयल किचन एंड चीफ ऑफ द स्कूल, ठीक है, जो खान सामा जिसको कहते हैं ना, जो रॉयल जो राजा के लिए खाना बनाते, उनका नाम था हकीम हुनन। एंड लास्ट इज मिर्ज़ा अजीज़ कोका, जिनको मुला दो प्याजा भी कहा जाता है, ही वॉज अ फिलोसोफर हु केम फ्रॉम ईरान विद हुमायूं, ठीक है। तो ये है अकबर और अकबर के कुछ नवरत्न। यहाँ पे एक मिसलेनियस थोड़ा सा पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। अब हम अकबर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ अगर बढ़ ही रहे हैं, तो एग्जाम्स में आजकल थोड़ा सा डिटेल में जाने लगा है पेंटिंग्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि मुगल्स के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत सोफिस्टिकेटेड था, बहुत ही लाजवाब पेंटिंग्स के कुछ मुजाहरे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मुगल रूलर्स हैं, उनके कोर्ट से एसोसिएटेड पेंटर्स को मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया है। तो हुमायूं के टाइम पे इंपॉर्टेंट पेंटर्स कौन कौन से थे? अबद अल समद एंड मीर सैयद अली। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्ट पेंटर, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं। आपको 4 नाम दे देगा और इसमें से बताना पड़ेगा कि भैया हुमायूं के कोर्ट में कौन सा पेंटर था या नहीं था। और कुछ फेमस आर्ट वर्क हुमायूं के टाइम पे, प्रिंसेस ऑफ हाउस ऑफ तिमूर एंड हमजा ऑफ निजामी। अकबर के टाइम पे कौन कौन से पेंटर्स थे इनके कोर्ट में? जसवंत, बसावन एंड अब्दुस समाद। कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स, तूतीनामा, हमजानामा, गुलिस्तान एंड दरवनामा। जहांगीर के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर्स कौन कौन रहे हैं? ताद मंसूर। जहांगीर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहांगीर का जो टाइम पीरियड है, इट इज़ द गोल्डन एज ऑफ आर्ट, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ आर्ट। सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग्स और सबसे सोफिस्टिकेटेड जो पेंटिंग्स है वो जहांगीर के टाइम पे ही बनाई गई। अब्दुल हसन, फारूक बेग, मुराद एंड माधव। और जो इसके टाइम पे जो पेंटिंग्स थी, जहांगीर से पहले जो पेंटिंग्स हुआ करती थी वो कोर्ट के ही डिस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, ठीक है, राजपाट की डिस्क्रिप्शन, राजाओं की पेंटिंग। जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग्स बनी वो एनिमल पेंटिंग्स, एनिमल कैरिकेचर्स बनते थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, रेड हेडेड वल्चर, ग्रेट हॉर्नबिल, और कैलीग्राफी आर्ट्स, ठीक है, कैलीग्राफी को आर्ट में बनाया जाता था। शाहजहाँ के कोर्ट पेंटर्स कौन कौन थे? फ़कीरुल्लाह, मीर हसीम, मुरार, हुनर, मोहम्मद नदीर समरकंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड चित्रा। और यहाँ का सबसे फेमस आर्ट वर्क इनके बादशाह। नाउ अकबर का हमने क्या पढ़ा कि अकबर ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या किए थे? वॉर्स किए थे। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। वॉर इंपॉर्टेंट पढ़े थे, रिलीजियस पॉलिसीज अच्छी थी, और किंगडम को चलाने वाले नवरत्ना भी बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट जो इनके थी वो थी इनकी पॉलिसीज, अकबर की पॉलिसीज। तो आप भी अगर आपको रिविजन करना है या एक्टिव रिकॉल करना है, तो आप इस तरीके से मेथड, फ्लो चार्ट का मेथड आप भी यूज़
कर सकते हो। ठीक है, इसको बहुत रफली आपको बनाना है, बस रिकॉल करनी है चीजें। तो अकबर की जो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉलिसीज में से एक है, वो है इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या किया था, आईने अकबरी में लिखा गया है कि द लैंड रेवेन्यू वॉज 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, जो आईने अकबरी है उसमें बताया गया, जो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स भी थे, कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो 1/4 रखा जाएगा। देन एक सिस्टम बनाया गया विच वॉज जब्ती सिस्टम। इसको कहीं कहीं जगह जेड से भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना। जब्ती सिस्टम ये क्या था, आफ्टर द सर्वेइंग द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 10 साल के लिए इसको फिक्स कर दिया जाता था। हेंस द सिस्टम वॉज नोन एज तहसाला सिस्टम। किसने स्टार्ट किया था, राजा टोडरमल ने। तो टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। गल्ला बख्शी स्लैश बताती सिस्टम, ये एक नया सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का। अंडर दिस सिस्टम 1/3 पार्ट ऑफ द रॉयल ट्रेजरी, 1/3 टैक्स को 1/4 से 1/3 पे ये लोग ले आए थे। तो एक है आपका जब्ती सिस्टम, जिसको आगे चल के दहसाला सिस्टम का नाम दिया गया, और दूसरा है हमारा बताती सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा कनकूट सिस्टम। इन दिस रफ एस्टिमेट वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप इन द, जिस भी खेत में क्रॉप्स लगाई जाती थी, ठीक है, जिस भी खेत में क्रॉप्स लगाई जाती थी, उस खेत का जो उसका प्रोड्यूस होता था, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, उन प्रोडक्शन की रफ एस्टिमेट वैल्यू लगाई जाती थी, और उस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। एंड इन द नसक सिस्टम रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिसिप्ट। मान लीजिए प्रीवियस में 300 किलो बीट हुआ है किसी जमीन पे, तो 300 किलो में से मान लीजिए आपने 1/3 टैक्स रख लिया, तो 100 किलो टैक्स है, आगे भी 100 किलो ही टैक्स रखा गया। प्रीवियस रिसिप्ट को देख के टैक्स रखा जाता था। और मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो टैक्स था, जनरली प्रोड्यूस में ही टैक्स लिया जाता था, कैश में टैक्स बहुत कम कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट रिफॉर्म अकबर ने किस में किए, नेक्स्ट रिफॉर्म किए अकबर ने अपनी मिलिट्री में, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा राजपाट संभालना है तो मिलिट्री को कंट्रोल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Akbar introduced a new pattern of military organization known as the Mansabdari system. Mansabdari system में क्या था? In this system, a decimal system was introduced to organize the group of soldiers. Under this, the Mansabdars were given the power to employ soldiers on temporary basis. बस दाखिला system. मनसब अपॉइंट किए जाते थे, और मनसब को बोला जाता था कि भाई आप अपने अंदर सोल्जर्स को संभालोगे। इनको एक नंबर दे दिया जाता था, ठीक है, कि आप अपने अंदर इतने सोल्जर्स, इतने हॉर्समैन आप संभालोगे, जिसको दाखिला सिस्टम भी कहा जाता है। अब नंबर क्या होता था इसका, द लोएस्ट ग्रुप विच अ मनसब कुड मेंटेन वाज 10 सोल्जर। एक मनसब की लोएस्ट नंबर कितना रखा गया, कि भैया एक मनसब को मिनिमम 10 सोल्जर्स तो अपने अंडर रखने ही रखने हैं। ठीक है, पर पेड इन कैश, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। मनसब इसकी जो भी पेमेंट करेगा सोल्जर्स की, वो हमेशा कैश में ही करेगा। लैंड में या टैक्स में कोई पेमेंट नहीं होगी, सारी पेमेंट कैश में होगी। अब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनसब कौन गए हैं, देखो 1000 सोल्जर्स जो मेंटेन करके रखता था, या जिसके अंदर 100 मनसब थे, ठीक है, जिसके अंदर 100 मनसब थे, उसको बोला जाता था उमरा। तो क्या बोला जाता था, उमरा। उमरा वॉज दी हेड। तो जो बंदा उमरा की पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता था, उसको अपने अंडर 1000 सैनिक एम्प्लॉय करने होते थे। जिसको आजम की पोजीशन मिलती थी, आजम हैड टू अपॉइंट 10,000 सोल्जर्स, और इनके अंदर 1000 मनसब्स आते थे। ठीक है, एंड आर्मी जनरल को क्या कहा जाता था, आर्मी जनरल वॉज नोन एज मीर बख्शी। नेक्स्ट, कॉइनेज। Akbar introduced two types of coins, जलाली which was square shaped and रुपिया। ठीक है, आप मुझे बताओ कि रुपिया जो नेम है करेंसी का, फर्स्ट टाइम आपने किस किंग या किस एम्परर के अंडर सुना था। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये वाला जो टर्म है अकबर तक चलता आएगा। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम कॉपर कॉइन्स जिनका नाम था तनका, जीतल एंड दम। नाउ टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, अकबर का लिटरेचर, ही वॉज वेरी रिच। सबसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर वॉज हिमसेल्फ इलिटरेट। ठीक है, ये खुद इलिटरेट थे, ना ही लिखना आता था ना ही पढ़ना आता था, बट अपने टाइम पे इन्होंने सबसे ज्यादा लिटरेचर को ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, सबसे ज्यादा लिटरेचर को ट्रांसलेट करवाया क्योंकि इनका इंटरेस्ट था पढ़ने। अकबर रेन इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ पर्शियन लिटरेचर। पर्शियन लिटरेचर क्यों, क्योंकि हिस्ट्री की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेट अकबर ने ही करवाया था। एंड ही हैड हिज सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर पर्शियन ट्रांसलेशन नोन एज मकतब खाना। ठीक है, इसको मकतब खाना भी कहा जाता है। लिटरेचर की बात करें तो बुक्स देख लीजिए आप, पंचतंत्रा, आमिर सादत, महाभारत, रजत रंगिनी एंड लीलावती, इनके पर्शियन ट्रांसलेशन भी हुए हैं। ठीक है, और इनके ट्रांसलेशन भी आपके सामने मेंशन्ड है। पंचतंत्रा को मौलाना हसन वैज ने ट्रांसलेट किया, आमिर सादत को अबुल फैजल ने, महाभारत को ट्रांसलेट किया था अब्दुल कादिर बनायूं ने, रजत रंगिनी को किया था मौलाना शेरी, एंड लीलावती जो भास्कराचार्य ने लिखी है को ट्रांसलेट किया था अबुल फैजी ने।
अकबर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैलेंडर। हिस्ट्री में मैंने आपको कौन कौन से कैलेंडर बताए थोड़े से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको विक्रम संवत बताया था, मैंने आपको शक संवत बताया था, मैंने आपको हिजरी संवत बताया था, हिजरी कैलेंडर बताया था, एंड नेक्स्ट जो हमारे लिए संवत है दैट इज इलाही। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज ओन कैलेंडर विच वॉज इलाही संवत, विच वॉज अ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन कैलेंडर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th Feb। ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रखा जाता था, मेंटेन किया जाता था कि कौन सी डेट को टैक्स कलेक्ट करना है। अकबर्स रेन, रेन का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, अकबर का जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन एज ऑफ हिंदी लिटरेचर भी माना गया है। पर्शियन लिटरेचर तो हमने अभी देखा, हिंदी लिटरेचर क्यों माना गया है? क्या इन्होंने कोई हिंदी में भी किताबें लिखवाई हैं? जी हाँ, इनके टाइम पे कुछ ऐसे डिवोटीज निकल के आए जिन्होंने बहुत सारी, क्योंकि इस एरा में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट अपनी पीक पर था। ठीक है, जब हम भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पढ़ते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो इस टाइम पीरियड के कंटेम्पररी है, समकालीन है। तो इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े ऐसे भक्ति सेंट्स आए, सूफी सेंट्स आए जिन्होंने बुक्स भी लिखी। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तुलसीदास, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, श्री राम के डिवोटी थे। इन्होंने कौन कौन सी लिटरेचर लिखी? कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखा, रामचरित मानस भी लिखी एंड गीतावली भी लिखी। तो अकबर के टाइम पे देखो हिंदी लिटरेचर भी बहुत आया। नेक्स्ट वॉज सूरदास, ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा और ये ब्लाइंड थे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द सेलर और द शिप ऑफ अश्चाताप। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी? नोट, अश्चाताप वॉज द स्कूल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन कृष्णा डिवोशन दैट वॉज फाउंडेड बाय वल्लभाचार्य एंड विठलनाथ। ठीक है, अच्छा, ये जो अष्टाचाप है ये क्या है? ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक फिलोसफी का स्कूल है जो कृष्णा की जो डिवोशन है, जो कृष्णा की सेइंग्स है उनके ऊपर फॉलो करता है, उसके ऊपर काम करता है। ये किसने बनाया था स्कूल ऑफ थॉट? ये वल्लभाचार्य एंड विठलनाथ ने बनाया था। एंड देयर वर 8 स्कॉलर्स इन दिस ग्रुप हेडेड बाय सूरदास। सूरदास के अंदर 8 स्कॉलर्स यहाँ पे काम करते थे। टेक्स्ट रिटन बाय सूरदास वर नल दमयंती एंड सुरसागर। ठीक है, नल दमयंती एंड सुरसागर। अब बात करते हैं, हमने लिटरेचर की बात कर ली, अब अकबर के टाइम का आर्ट एंड आर्ट। अकबर ने सबसे पहला जो आर्किटेक्चर बनाया वो था हुमायूं टॉम्ब, अपने फादर का मौजोलियम बनवाया बाय बेगा बेगम हिज वाइफ। ये था दिल्ली में। ये पहला ऐसा मौजोलियम है, मैंने आपको बताया था, जो मार्बल के साथ मिलके बना है, सैंडस्टोन एंड मार्बल का मिक्सचर है। एंड इट वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू बी बिल्ट इन डबल डोम। ठीक है, आप देख रहे हो डोम स्ट्रक्चर, पहला ऐसा है जहाँ पे डबल डोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वॉज तुर्की सुल्ताना की कोठी डेडिकेटेड टू हिज वाइफ्स रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, जोधा महल, हरका महल एंड मरियम महल। जितनी भी अकबर की वाइफ्स हैं उनके लिए इन्होंने डेडिकेटेड एक आर्किटेक्चर बनवाया। थर्ड वॉज लाल किला ऑफ आगरा। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हॉल बनवाया गया मीटिंग्स रखने के लिए, विच वॉज नोन एज दीवाने आम। ये फतेहपुर सिकरी में है, ये दीवाने आम भी इन्होंने बनाया। जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा वॉज आफ्टर द बैटल ऑफ गुजरात। गुजरात की बैटल जीतने के बाद बुलंद दरवाज़ा की कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। एंड शेख सलीम चिश्ती की मौजोलियम फतेहपुर सिकरी में बनवाई है। नाउ अकबर की जो डेथ है ये 16 अक्टूबर 1605 में हुई। एंड अकबर की मौजोलियम कहाँ है? वो है सिकंदराबाद, आगरा में। ठीक है, तो दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी, हर एक एस्पेक्ट को समझा, इसीलिए अकबर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब अकबर के जो सक्सेशन हुआ वो किया जहांगीर ने। हिज ओरिजिनल नेम वॉज नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। चाइल्डहुड नेम था इनका सलीम। ठीक है, इनकी मदर का नेम था हरकाबाई। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, सलमान खान के फादर का नाम भी सलीम ही है, तो सलीम इनका नाम है। आपने मूवीज में भी सुना होगा। रिवोल्ट इसके टाइम पे क्या क्या हुए? इन 1602 he got killed by अबुल फजल, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ अकबर, हिज फ्रेंड वीर सिंह बुंदेला। जो जहांगीर की डेथ है वो अकबर के ही सेक्रेटरी विच वॉज अबुल फजल, जो इनके नवरत्न में से एक है, इन्होंने और उनके दोस्त वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अब जहांगीर का जो टाइम है इसमें भी कुछ वॉर्स हुए होंगे। जी हाँ, इसमें बिल्कुल वॉर हुए हैं। देखो, जहांगीर वॉज अपोजिट ऑफ अकबर। ये दूसरे रिलीजन के लिए बिल्कुल भी टॉलरेटिव नहीं थे। ठीक है, एंड काफ़ी इन्होंने दूसरे रिलीजन्स का भी डिस्ट्रक्शन किया है। पहला वॉर है इनका रिवोल्ट ऑफ खुसरो, विच वॉज नोन एज वॉर ऑफ भैरोवाला। खुसरो वॉज द एल्डर सन ऑफ जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के एल्डर सन है, जिसने खुद जहांगीर अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि जो खुसरो हैं ही हेल्प्ड द फिफ्थ सिख गुरु, गुरु अंगद, सॉरी गुरु अर्जन देव, इनको इन्होंने हेल्प की थी। और जहांगीर इनसे नाराज हो गया कि तुमने मेरे पीछे बिना सिखों की हेल्प
क्यों की? तो उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ ही क्या कर दी? लड़ाई कर दी। विद द ब्लेसिंग ऑफ खुसरो रिवोल्टेड बैक विद द वॉर ऑफ भैरोवाला एट जालंधर। ठीक है, ये जो वॉर हुआ है ये जालंधर सिटी में हुआ था। नेक्स्ट, जहांगीर के जहांगीर के टाइम पे इतने ही वॉर हैं। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे ऑर्डिनेंसेस क्या पास हुए? आईन जहांगीर और दस्तूर आलम इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू हो गई थी। जितना ओपन कल्चर अकबर के टाइम पे था उतनी ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शन जहांगीर के टाइम पे हमें देखने को मिलती है। पहला, एबोलिशन ऑफ अननेसेसरी टैक्सेस। अननेसेसरी जो भी टैक्स लगाए जाते थे, जो लैंड रेवेन्यू के टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनको हटा दिया गया। अल्कोहल को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया। रॉबरी वगैरह चोरी चकारी पे बिल्कुल रोक लगा दी गई। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्यूटेशन, पनिशमेंट जो एम्प्यूटेशन होती थी कि हाथ पैर काट दो, गला वाला काट दो, के ऊपर इन्होंने रोक लगाई। एनिमल सेक्रीफाइस के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है, 2 दिन एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होता था। कौन से थे वो 2 दिन? संडे को जिस दिन अकबर का बर्थडे, एंड थर्सडे को जिस दिन जहांगीर राजा बना था। बाकी दिन आप एनिमल सेक्रीफाइस कर सकते हो। प्रॉपर्टी ऑन इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। ठीक है, जो भी बंदा प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता था उसमें से कुछ टैक्स, उसमें से कुछ परसेंट टैक्स जहांगीर को उन्हें देना पड़ता था। एंड ही डेवलप्ड पेंटिंग कल्चर। मैंने आपको बताया हिज रेन इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट। ठीक है, पेंटिंग्स इनके टाइम पे बहुत शानदार बनी है। जहांगीर्स एरा इज द गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स एंड दिस एरा इज ऑल्सो नोन एज द नल पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। जहांगीर ने सिर्फ आर्ट ही बनाई, सिर्फ पेंटिंग ही पेंटिंग बनाई, इसने कोई आर्किटेक्चर नहीं किया। ठीक है, इतना सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलता। ही पेटर्नाइज्ड द कैनवस पेंटिंग्स एंड वाज हिमसेल्फ वेरी स्किल्ड इन पेंटिंग। कैनवस पेंटिंग्स वगैरह काफी बनवाता था या खुद भी बहुत अच्छा पेंटर माना जाता है। सम ऑफ द फेमस स्टेटमेंट्स सेट बाय जहांगीर। ठीक है, द वन हु इज द एनिमी ऑफ पेंटिंग इज द एनिमी ऑफ माइंड। I could easily identify the painter whether dead or alive just by seeing the picture. I could easily recognize the painter even with the eyes. The ears are painted by different painters. स्टेटमेंट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में अब हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो ऐसा ना हो कि कल की डेट में आपको कोई स्टेटमेंट पूछ के आपसे एम्परर पूछ लिया जाए तो ये लाइन किसने कही थी। नाउ सम फेमस पेंटर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। बिशन दास, उस्ताद मुराद, उस्ताद मंसूर खान, अबुल हसन एंड फारूक। कुछ जो छोटा मोटा आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो इनके टाइम पे हुआ वो क्या हुआ? इन्होंने अपने फादर की मजोलियम बनवाई सिकंदराबाद यूपी में। इतमादुल्ला आगरा, जहांगीर के जो फादर इन लॉ है उनकी भी मजोलियम इन्होंने बनाई। ठीक है, अपने ससुर जी की मजोलियम भी बनाई। और जो शेख चिश्ती की जो दरगाह है, जो इनकी मजोलियम है, वो जो अकबर ने बनवाई थी उसका इन्होंने सिर्फ रेनोवेशन करवाया। जहांगीर की डेथ हुई 1627 में। जहांगीर का मजोलियम इज इन शादरा, लाहौर, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है तुजू के जहांगीरी, वो पर्शियन में लिखी गई है। ठीक है, द ओनली लिटरेचर एसोसिएटेड विद जहांगीर इज द तुजू के जहांगीर। द सक्सेसर ऑफ जहांगीर वॉज शाहजहां। चाइल्डहुड नेम इनका खुर्रम। इनके फादर कौन थे? जहांगीर प्लस उनकी मदर जो जोधाबाई। ही हैड 9 वाइफ्स। ठीक है, शाहजहां की 9 वाइफ्स रही है। ठीक है, अंजुमन वॉज दी मलिकाए जमानी ऑल्सो नोन एज मुमताज। ठीक है, जो मुमताज हैं उनका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज अंजुमन। स्ट्रगल फॉर थ्रोन। When Jahangir died, Shahjahan was in Deccan, hence Shehryar, Jahangir's son, ascended the throne. ठीक है, जब जहांगीर की डेथ हुई तो जो शाहजहां थे वो डेक्कन में डिप्लॉयड थे। डेक्कन का एरिया मतलब इस पार्ट में ये लोग डिप्लॉयड थे। तो जो जहांगीर के दूसरे बेटे थे शेहरियर, इन्होंने थ्रोन को असेंड कर लिया। शाहजहां बिल्ट अ कॉन्स्पिरेसी टू रिमूव हिम एंड सपोर्टेड देवर बख्श, सन ऑफ खुसरो, टू द थ्रोन। शाहजहां को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भैया कोई दूसरा बैठ गया, मुझे बैठना चाहिए था थ्रोन के ऊपर। तो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी अगेंस्ट शेहरियर। इसके साथ देवर बख्श, सन ऑफ खुसरो, एंड लेटर शाहजहां रिमूव्ड देवर बख्श एंड बिकेम बादशाह। शाहजहां ने बोला देवर बख्श को कि भाई मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, बट शाहजहां ने इसको भी डबल क्रॉस कर दिया। सम रिफॉर्म्स एसोसिएटेड विद शाहजहां आर, ये और भी ज्यादा थोड़ा सा कट्टर नेचर का राजा था। ठीक है, इसने थोड़े से और रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की। क्या? ही अबॉलिश सिजदा एंड पैबोस स्टार्टेड बाय बलबन। बलबन से चलता आया सिजदा और पैबो सिस्टम। सिजदा मतलब जहाँ पे आपको किंग के आगे थोड़ा सा बेंड होके उनको सलाम करना है। ठीक है, नीज के पे आके। बलबन ने स्टार्ट किया था स्लेव डायनेस्टी का, खत्म किसने किया? शाहजहां ने। He raised the ban on cow slaughtering which was abolished by अकबर। अकबर के टाइम पे एनिमल स्लॉटरिंग बिल्कुल बंद हो चुकी थी, इसने ये बैन हटा दिया था और काउ स्लॉटरिंग इसके टाइम पे होती थी। He formulated an inheritance law of Muslim conversion where Hindu son will inherit
द फादर्स प्रॉपर्टी ऑन मुस्लिम कन्वर्जन ओनली। कोई फादर है, उसकी प्रॉपर्टी अगर उसके बेटे को चाहिए तो उसके बेटे को पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तभी उसको अपने बेटे की प्रॉपर्टी, अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस था उसमें क्या था, जिसको भी वो प्रॉपर्टी चाहिए इस्लाम कबूल कर ले। ही डिमोलिश द चर्चेज ऑफ आगरा, जो आगरा में चर्चेज बनाए, जो अकबर ने डोनेशन दी थी, जो अकबर ने बनवाए थे, उसको डिमोलिश किया। हिज एरा इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके टाइम पे आपको नाम से ही पता चल गया होगा, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है इसका बनाया हुआ एक आर्किटेक्चर। इसके एरा को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये प्रीडोमिनेटली यूज्ड व्हाइट मार्बल। इसके जो भी मेजर आर्किटेक्चर हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो व्हाइट मार्बल के ही बने हुए हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन इज द ताजमहल। ठीक है, 22 साल लगे इसको बनने में। 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 53 में जाके खत्म हुआ। 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये। चीफ आर्किटेक्ट कौन थे इसके, उस्ताद अहमद लाहौरी। चीफ कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, उस्ताद ईशा खान। ठीक है, और जो स्टोन यूज हुआ था व्हाइट मार्बल, वो विंध्याचल एरिया से या मध्य प्रदेश के आसपास के एरिया से वो लाया गया था। और इसके पीछे की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। ऐसा दोबारा कोई आर्किटेक्चर ना बने, तो इसने जिन वर्कर्स ने इनके ऊपर काम किया था, उस वर्कर के इसने हाथ कटवा दिए थे। और ये अपनी वाइफ की ब्यूटी के लिए इन्होंने ये ताजमहल बनवाया था। और कौन कौन से हैं, लाल किला ऑफ दिल्ली, रेड फोर्ट जो दिल्ली का है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के टाइम झंडा फहराया जाता है, ये भी इन्होंने बनवाया। ये बनाया स्टोन, रेड सैंडस्टोन। इसके अंदर इन्होंने दीवाने आम बनाया, जो दिल्ली में है। दीवाने आम क्या है, जहाँ पे पब्लिक मीटिंग किया करते थे, यहाँ पे पब्लिक मीटिंग किया करते थे, वहाँ पे अपना दरबार लगाते थे। यहाँ पे इन्होंने पीकॉक थ्रोन रखा था लाके, दिस वॉज द पीकॉक थ्रोन। और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द कोहिनूर डायमंड। ठीक है, यही है वो कोहिनूर डायमंड जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था काकतीय डायनेस्टी से। एंड इन्होंने एक और बनाया था डिपार्टमेंट एरिया, विच वॉज दीवाने खास। ये दोनों जो एरिया हैं, ये रेड फोर्ट के अंदर ही होते थे। दीवाने आम वॉज फॉर पब्लिक मीटिंग, दीवाने खास वॉज फॉर स्पेशल वीआईपी मीटिंग्स। ठीक है, अपने स्पेशल लोगों के साथ ही मीटिंग जहाँ करता था, वो दीवाने खास में होता। आउटसाइड लाल किला वेस्ट लाहौरी दरवाज़ा बनवाया गया। ठीक है, जहाँ पे 15 अगस्त को होस्टिंग होती है, फ्लैग होस्टिंग होती है। ठीक है, इसको ईस्ट दिल्ली दरवाज़ा, एक दो दरवाजे इन्होंने बनाए, एक लाहौर गेट और एक दिल्ली दरवाज़ा। आगरा का जामा मस्जिद जो बनवाया, वो जहान आरा ने बनवाया था। शी वॉज अ डॉटर ऑफ शाहजहां। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में कुछ कुछ बुक्स में भी मेंशन्ड है कि जो आगरा वाला जामा मस्जिद है, वो भी शाहजहां ने बनवाया है। वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, बट अगर हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो वो बनवाया था शाहजहां की डॉटर ने। मोती महल दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया। हीरा महल भी शाहजहां ने ही बनवाया है। और कौन कौन से, शीश महल, शाहजहानाबाद सिटी, जो कि ओल्ड दिल्ली भी जिसको कहा जाता है, पुरानी दिल्ली जिसको कहा जाता है, ये सिटी भी शाहजहां ने ही बसाई थी। एंड मुगल गार्डन ऑल्सो, जो राष्ट्रपति भवन के पीछे जो मुगल गार्डन आज भी है, ये भी शाहजहां ने ही बनाया है। नाउ इसके टाइम पे लिटरेचर उतना फेमस नहीं रहा, एज यू नो। आर्ट में ही ये बिजी रहा, आर्किटेक्चर में ही बिजी रहा। बस एक चीज है, ड्यूरिंग हिज रेन शाहजहां एल्डर सन दारा शिको ट्रांसलेटेड उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। जो इनके सबसे बड़े बेटे थे दारा शिको, उन्होंने कुछ संस्कृत लिटरेचर्स को पर्शियन में कन्वर्ट कराया, तो सिरे अकबर कहा जाता है। नाउ शाहजहां के बाद जो किंगडम अनेक्स किया, जो सक्सेसर बने, वो थे औरंगजेब, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के सबसे ब्रूटल एंड सबसे पावरफुल रूलर बने। ठीक है, ये ऐसा बंदा है जिसने अपने भाइयों को मार के ट्रोन पे बैठा है। तो औरंगजेब विच वॉज द लास्ट रूलर, लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर, इसके बाद मुगल डायनेस्टी बिल्कुल बिखर गई थी। ये लास्ट रूलर माने जाते हैं जिन्होंने मुगल डायनेस्टी को और एक्सपेंड किया है। तो इनकी अगर हम स्ट्रगल फॉर पावर देखें, तो बहुत सारी इनिशियल फेजेस में इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने कौन कौन से वॉर्स लड़े, बादशाही वॉर लड़ा, समूहगढ़ के प्रिंसेस के साथ वॉर लड़ा, मराठास के साथ इनके फ्यूड थे, विद सिख गुरु, 9th गुरु का तो इन्होंने क्या कराया था, असैसिनेशन करवा दिया था। एंड 10th गुरु के साथ इनके काफ़ी वॉर्स हैं। एंड अहोम ट्राइब के साथ भी इन्होंने काफ़ी वॉर लड़े हैं। तो पूरी जिंदगी लड़के ही गया है। इसके कुछ टाइटल्स का अगर ध्यान दें, सो ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल आलमगीर। आलमगीर पहला टाइटल है जो हिस्ट्री में अडॉप्ट हुआ है, और औरंगजेब ने ही उसको लिया है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज जिंदा पीर एंड फकीर। औरंगजेब की हिस्ट्री की बात करें, तो हिज मदर्स नेम वॉज अंजुमन, मुमताज के ही बेटे हैं ये। ठीक है, ही वॉज द ओल्डेस्ट टू बिकम मुगल बादशाह। ये सबसे बूढ़ा बादशाह था मुगल, 40 साल का था जब इसको थ्रोन मिला है। एंड ही हैड द लॉन्गेस्ट रेन, सबसे लंबा टाइम एज अ एम्परर किसने बिताया, वो औरंगजेब ने ही बिताया है। ही वॉज द लॉन्गेस्ट लिविंग मुगल बादशाह, 89 ईयर्स तक जिंदा रहा। बाकी की डेथ थोड़ा पहले हो गई थी।
अब अगर हम इसे कुछ वॉर्स की बात करें तो सबसे पहला वॉर आता है बादशाही वॉर। बादशाही वॉर क्या था कि अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही ब्रदर्स के साथ जो इसने लड़ाई लड़ी फॉर थ्रोन, उसको ही बादशाही वॉर कहते हैं। बहादुरपुर वॉर, ठीक है, सुलेमान सिखो वर्सेस जय सिंह। इसमें दो वॉर आते हैं, पहला बहादुरपुर वॉर एंड दूसरा है धर्मत वॉर, जिसमें औरंगजेब प्लस मुराद वर्सेस जसवंत सिंह ऑन बिहाफ ऑफ दारा शिको। दारा शिको वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, तो अपने भाई के साथ ही इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इन द एंड औरंगजेब किल्ड दारा शिको टू कैप्चर द थ्रोन। सेकेंड वॉर इनकी आई यही दारा शिको वाली, ठीक है, औरंगजेब वर्सेस दारा शिको। देवराई वॉर भी इसको कहा जाता है। दारा शिको को यहाँ पे कैप्चर कर दिया गया एंड सेडिशन के कि भाई राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है, दारा शिको को मार दिया गया। नेक्स्ट वॉर विद अहोम ट्राइब, शरघाई वॉर इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन थे, चेष्टा खान प्लस मीर जुमला, मुगल्स की तरफ से ये लड़े, प्लस अहोम ट्राइब जो थी वो असम की एक लोकल ट्राइब थी, ठीक है। अहोम ट्राइब वॉन दिस शरघाई वॉर। नेक्स्ट वॉर विद सिख, सिख के साथ इनके क्या थे कि भाई ये दुनिया में सबको इस्लाम कबूल करवाना चाहता था औरंगजेब, ठीक है। तो सिख्स जो थे उन्होंने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया, इसके खिलाफ विद्रोह किया। इसका रिजल्ट क्या निकला, 1675 में औरंगजेब ने 9th सिख गुरु को, गुरु तेग बहादुर, इनको असैसिनेट करवा दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक हु डिड नॉट एक्सेप्टेड द दारुल इस्लाम दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इस्लाम रिलीजन, ठीक है। भाई मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट होने से इन्होंने मना कर दिया था, इसके खिलाफ में इन्होंने इनका असैसिनेशन करवा दिया। इनके बेटे विच वॉज द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के खिलाफ रिवोल्ट किए, ठीक है। जिसमें से कुछ वॉर्स हैं, वॉर ऑफ खतराना, बैटल ऑफ चमकौर, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल बैटल्स इन द हिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी लॉस्ट क्योंकि औरंगजेब की आर्मी बहुत बड़ी थी, बट ही वॉज नेवर कैप्चर्ड, ठीक है। ये कभी भी गुरु गोविंद सिंह जी को कैप्चर नहीं कर पाया औरंगजेब। नेक्स्ट वॉर विद मराठास, मराठा के साथ भी काफ़ी, मराठा के जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर विच इज छत्रपति शिवाजी, इनके साथ इनकी डायरेक्ट लड़ाइयाँ हुई हैं। इन 1656 शिवाजी टुक द एनिमिटी विद मुगल्स बाय अटैकिंग अहमदनगर। शिवाजी को भी मंजूर नहीं था कि औरंगजेब पूरे देश पे राज कर रहा है, इसने मुगल्स की सोवरेनिटी को कबूल नहीं किया, तो शिवाजी रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल बाय कैप्चरिंग अहमदनगर, उन्होंने अहमदनगर को कैप्चर किया। देन इन 1659 शिवाजी किल्ड अफजल खान द सुल्तान ऑफ बीजापुर, एंड इन 1663 शिवाजी डिफीटेड शेष्टा खान द मुगल जनरल। तो ये दो वो ही लोग हैं जिन्होंने अहोम ट्राइब के खिलाफ लड़ाई लीड की थी। तो औरंगजेब के जो मेन जनरल थे आर्मी के, उनको मार गिराया किसने, छत्रपति शिवाजी ने। इन 1665 बैटल ऑफ पुरंदर टुक प्लेस, में जय सिंह ने लीड किया, मुगल जनरल, ठीक है, जय सिंह ने लीड की औरंगजेब की आर्मी को अगेंस्ट शिवाजी। शिवाजी लॉस्ट दिस बैटल एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इस ट्रीटी में क्या मेंशन किया गया था, दैट शिवाजी वाज टेकन टू औरंगजेब दरबार इन दिल्ली वेयर ही वाज आस्क्ड टू एक्सेप्ट दारुल इस्लाम अगेन। इनको भी बोला गया कि भैया इस्लाम कबूल कर दो, जिंदा छोड़ देंगे। शिवाजी रिफ्यूज्ड एंड देन ही वाज इम्प्रिजन्ड। बट शिवाजी जो थे, he broke out of the jail and proclaimed himself sovereign and became the छत्रपति। इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद इन्होंने जब औरंगजेब की जेल से बाहर निकले, तब इन्होंने छत्रपति टाइटल जो है वो अज्यूम किया। एंड इन 1680 शिवाजी died. In 1673 a Jat king Raja Ram attacked सिकंदराबाद and burnt the ashes of अकबर। तो ये कुछ फोर्सफुल कन्वर्जन के चक्कर में औरंगजेब ने बहुत सारी मेजर मेजर लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, जिसमें से मराठास इनके मेन फ्यूडिटरीज थे एंड सिख। अब कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो औरंगजेब ने लिए, ही स्टार्टेड दारुल इस्लाम पॉलिसी, जिसमें मुस्लिम कन्वर्जन लोगों का डेली रूटीन पे किया जा रहा था। ही री इम्पोज द जजिया टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, जजिया टैक्स ले आया दोबारा वापस। ही प्रोहिबिटेड सिंगिंग, नाचना गाना, ओपियम एग्रीकल्चर एंड नौरोज फेस्टिवल जो बलबन ने स्टार्ट किया था, सब इसने रोक दिया था। कोई फेस्टिवल नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अब आपको यहाँ से ही आइडिया लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कट्टर मुस्लिम है, बिल्कुल भी टॉलरेटिव नहीं है। बट आइडियोलॉजी जो रही है हिंदूज के अगेंस्ट, थोड़ा पॉजिटिव आइडियोलॉजी थी। इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं था, ही वॉज अगेंस्ट हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट था, ठीक है। जिसमें इसने क्या किया, जजिया टैक्स इम्पोज किया कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। प्लस इसने काशी विश्वनाथ एंड केशवनाथ टेम्पल भी डिस्ट्रॉय किए थे। एम्पायर का अगर एक्सटेंशन देखें तो ही वॉज द ओनली किंग विद द मोस्ट वास्ट एम्पायर। हिस्ट्री में अफगानिस्तान से लेके डेक्कन तक
ये पूरा का पूरा एरिया औरंगजेब के पास था। ये यहाँ तक नीचे बीजापुर तक औरंगजेब इसको पूरा अनेक्स कर गया। तो हिस्ट्री में कहा जाता है 3 ही ऐसे रूलर हुए जिन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर राज किया है। पहला है आपका समुद्रगुप्त, दूसरा है औरंगजेब और तीसरे हैं ब्रिटिशर। तो औरंगजेब वो रूलर था जिसने, जब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को कैप्चर किया, औरंगजेब भी ऐसा ही था कि इसका भी एरिया ऑलमोस्ट 90% इंडिया इसके अंडर था। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीजन देयर वर 20 सूबास, 20 स्टेट्स, सूबा को स्टेट कहते हैं, और इसने अपने एम्पायर को डिवाइड किया हुआ था सूबे में। अकबर के पास सिर्फ 12 सूबे थे फॉर कंपैरिजन, ओनली 12 स्टेट्स वर देयर अंडर अकबर। औरंगजेब उसको एक्सटेंड करके 20 तक ले गया। कॉइन्स, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मेटल इन द रॉयल ट्रेजरी ही इंट्रोड्यूस्ड कॉइन्स ऑफ इंडेफिनिट शेप। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, टाइम मेटल को सोल्ड आउट करना पड़ा, मेटल दूसरे वेपन्स वगैरह बनाने में काफ़ी यूज़ हुआ, तो मेटल की शॉर्टेज की वजह से कॉइन्स की कोई शेप नहीं थी औरंगजेब के टाइम पीरियड। ठीक है। एंड औरंगजेब का जो कॉइनेज है इट इज़ नोन एज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ मुगल एम्पायर। इसका कॉइन जो है वो सबसे खराब माना जाता है। ठीक है, इट वॉज दी वीकेस्ट पॉइंट, सबसे लो पॉइंट है कॉइनेज का मुगल से। इससे पहले जितने भी कॉइन निकले हैं वो अच्छे ग्राम, अच्छे वेट के, और गोल्ड और कॉपर सिल्वर तीनों के निकले। बट ये तो मेटल ही इसका खत्म हो गया था, तो कॉइन भी अच्छे नहीं निकाल पाया। कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर करने का इसको टाइम मिला, जी हाँ, बहुत कम टाइम मिला, जिसमें से इन्होंने बीवी का मकबरा बनाया इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज वाइफ दिलराज बानो बेगम। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, प्योर वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है, और ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश की गई है। एज पर हिस्टोरियंस इट इज़ अ वर्स्ट कॉपी ऑफ ताजमहल। औरंगजेब का खुद का मौजूलियम कहाँ है? ये औरंगाबाद में है। ठीक है, एंड ही वॉज द ओनली किंग टू बिल्ड हिज ओन मौजूलियम अलाइव। ठीक है, ये ऐसा रूलर है जिसने अपनी खुद की जो सेमेट्री है अपने जिंदा रहते हुए खुद ही बना ली थी। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि मेरे आने वाले आगे जो भी रूलर्स होंगे वो बहुत वीक होंगे, उनको सिमेट्री बनाने का भी पैसा नहीं मिलेगा। इसको बादशाही मस्जिद लाहौर, बादशाही मस्जिद इसको कहा जाता है, और सिमेट्री कहाँ है? ये लाहौर। देन ये था औरंगजेब का टाइम पीरियड। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या स्ट्रक्चर चलता था? सबसे पहला होता था मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर सबसे बड़ा होता था। मान लीजिए ये इंडिया है, इस पूरे इंडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? मुगल एम्पायर। इसका हेड कौन होता था? बादशाह होता था। मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट्स। ठीक है, ये स्टेट्स में डिवाइडेड है, और स्टेट को उस टाइम सूबा कहा जाता था। जैसे आज की डेट में इंडिया में स्टेट्स हैं, ऐसे ही उस टाइम पे भी स्टेट्स होते थे जिसको सूबा कहा जाता था, एंड द हेड वॉज नोन एज सूबेदार। ईच स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, जिसको सरकार कहते हैं। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज हेडेड बाय फौजदार। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू तहसील, को परगना कहा जाता है, उस टाइम उसका हेड था शिकदार। एंड ईच तहसील वॉज डिवाइडेड इंटू अ विलेज, गाँव, और उस गाँव का हेड वॉज मुकद्दम। ये सिस्टम आज की डेट में भी रेलिवेंट है। ठीक है, उस टाइम पे इस हेड्स में डिवाइडेड थे, और उनके पर्टिकुलर जो चलाते थे उनके हेड्स का नाम क्या रखा जाए। सम इम्पॉर्टेंट पोस्ट अंडर मुगल्स: वजीर वॉज नोन एज प्राइम मिनिस्टर, शाही वॉज नोन एज द फाइनेंस मिनिस्टर, मीर बख्शी वॉज द चीफ ऑफ आर्मी, सदर वॉज नोन एज द चीफ ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, काली उल खुजत इज नोन एज द चीफ ऑफ जुडिशरी, वॉज जस्ट बिलो द किंग, मीर आतिश वॉज द चीफ ऑफ आर्सनल एंड कैनन। सम इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स और कौन कौन सी हैं? मीर मुंशी वॉज द चीफ ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, एंड दरोगा ए डाक चौकी वॉज द चीफ ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने लैंड की बात की थी स्टार्टिंग में कि लैंड देख के उसका टैक्स डिसाइड किया जाता था। तो मुगल टाइम पीरियड में लैंड को 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता। ओलज विच वॉज द कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड नेवर अलाउड टू लाई फैलो। सबसे फर्टाइल लैंड इसी को ही माना जाता था, इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, और हर बार रोटेशन में यहाँ पे क्रॉप उगाई जाती थी। सेकेंड वॉज परौती, लेफ्ट आउट फॉर अ टाइम दैट मे रिकवर इट स्ट्रेंथ। इसको क्या किया जाता था? एक हार्वेस्ट के बाद, एक बार फसल काटने के बाद इसको थोड़ा सा छोड़ा जाता था। क्यों? ताकि लैंड जो है अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले। चाचर, लैंड दैट हैज लेन फैलो फॉर 3 और 4 ईयर्स। ये ऐसी लैंड थी जिसको एक हार्वेस्ट के बाद 3-4 साल तक बंजर छोड़ दिया जाता था। चौथी वॉज द बंजर, लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर 5 ईयर्स, और जो 5 साल से ऊपर तक वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हुई है तो बंजर कहा जाता था। इसके बेसिस पे लैंड टैक्स वॉज डिसाइडेड। आपसे मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन गया भी है, पूछा जा भी सकता है। तो दिस वॉज इट रिगार्डिंग मुगल्स। यहाँ पे आपके मिडिवल हिस्ट्री का मेजॉरिटी पार्ट खत्म हो गया है। आई होप आपको क्रोनोलॉजी समझ में आई होगी। तो रिवाइज कर लो, अपने लिए फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, देखो इंटरेस्टिंग आपको खुद ही बनाना है। टिल देन कीप ऑन रिवाइजिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। थैंक यू।